प्लेटो एथेंस में जन्मा प्राचीन यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक था, जिसको प्लाटोन या अफलातून नाम से भी जाना जाता है। कुसुम भाटिया और निर्मला जैन उनका समय 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व के बीच का मानते हैं। एथेंस में ही उन्होंने अकादमी अर्थात अकादेमिया नामक दार्शनिक विद्यापीठ की शुरुआत की, जहां उसने उन दार्शनिक विचारों के समुच्चय को पढ़ाया जिसे तत्पश्चात प्लेटोवाद के रूप में जाना जाने लगा। वह सुकरात का शिष्य तथा अरस्तु का गुरु था। इन तीन दार्शनिकों ने ही पश्चिमी संस्कृति का दार्शनिक आधार तैयार किया। प्लेटो अर्थात प्लाटोन अर्थात चौड़ा चकला एक कृतक नाम था, जो संभवतः उनके कुश्ती कोच द्वारा उन्हें दिए गए उपनाम से उत्पत्तित था। कथित तौर पर उनकी शारीरिक व्यापकता के संदर्भ में उनका वास्तविक नाम अरिस्टोक्लेस था। यूरोप में ध्वनियों के वर्गीकरण का श्रेय प्लेटो को ही है। प्लेटो दर्शन शास्त्र में लिखित संवाद और द्वंद्वात्मक रूपों के प्रवर्तक थे। उनका नाम प्लेटोनीय प्रेम है। माना जाता है कि उनके अपने स्वयं के सबसे निर्णायक दार्शनिक प्रभाव सुकरात के साथ साथ पूर्व सुकरातिक पाइथागोरस, हेराक्लिस और पार्मेनिडिस के भी थे। हालांकि उनके पूर्ववर्तियों के कुछ काम अभी भी मौजूद हैं, और आज हम इन लोगों के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वह प्लेटो से प्राप्त होता है। अपने शिक्षक सुकरात और अपने छात्र अरस्तु के साथ प्लेटो दर्शन के इतिहास में एक केंद्रीय व्यक्ति है। नव प्लेटोवाद के माध्यम से प्लेटो ने ईसाई और इस्लामी दर्शन दोनों को बहुत प्रभावित किया है। इस व्याख्यान में मैं डॉक्टर अशोक पटेल, हिंदी विभाग, श्री स्वामीनारायण आर्ट्स कॉलेज, गुजरात यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद से प्लेटो के जीवन और उनके काव्य विषयक मतों को बताने का यत्न करूंगा। प्लेटो को काव्य और कवियों की निंदा करने वाला माना जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, यह जानने के लिए कला और काव्य निर्माण के विषय में प्लेटो के विचारों को समझने का भी हम यत्न करेंगे। प्लेटो की जीवनी। प्लेटो का जन्म एथेंस के समीपवर्ती इजिना नामक द्वीप में हुआ था। उनका परिवार सामंत वर्ग से था। उसके पिता अरिस्टोन तथा माता पेरिक्टोन इतिहास प्रसिद्ध कुलीन नागरिक थे। 404 ईसा पूर्व में प्लेटो सुकरात का शिष्य बना तथा सुकरात के जीवन के अंतिम क्षणों तक 8 साल तक उनका शिष्य बना रहा। सुकरात की मृत्यु के बाद प्रजातंत्र के प्रति प्लेटो को घृणा हो गई। एथेंस पर स्पार्टा का आक्रमण प्लेटो के जन्म से 4 वर्ष पहले हुआ था। इस कारण प्लेटो का शैशव, किशोरावस्था एवं यौवन का भी आरंभिक भाग युद्ध की काली छाया में बीता। उन्होंने युद्ध की विभीषिका ही नहीं बल्कि अपनी जन्मभूमि की ग्लानिजनक पराजय भी अपनी आंखों से देखी। जब वे द रिपब्लिक में कहते हैं कि
गुलामी मृत्यु से भी भयावह है, तो समझते देर नहीं लगती कि इस आक्रोश की तीव्रता स्वानुभूत है। उन्होंने मैगोरा, मिस्र, साइरिन, इटली और सिसिली आदि देशों की यात्रा की तथा अंत में एथेंस लौटकर अकादमी की स्थापना की। प्लेटो इस अकादमी का अंत तक प्रधान आचार्य बना रहा। पाश्चात्य जगत में सर्वप्रथम सुव्यवस्थित धर्म को जन्म देने वाला प्लेटो ही था। प्लेटो ने अपने पूर्ववर्ती सभी दार्शनिकों के विचार का अध्ययन कर सभी में से उत्तम विचारों का पर्याप्त संचय किया है। प्लेटो की प्रमुख कृतियों में उनके संवाद का नाम विशेष उल्लेखनीय है। प्लेटो ने 35 संवादों की रचना की है। उनके संवादों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 1 सुकरातकालीन संवाद, 2 यात्रिकालीन संवाद, 3 प्रौढ़कालीन संवाद। प्लेटो की रचनाओं में द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लाग, इयॉन, सिंपोजियम आदि प्रमुख हैं। तो देखते हैं प्लेटो के काव्य सिद्धांत। सबसे पहले कला और संगीत के संदर्भ में प्लेटो का मत। प्लेटो ने यूनानी शब्द मिमेसिस अर्थात अनुकरण का प्रयोग अपकर्षी के अर्थ में किया है। उसके अनुसार अनुकरण में मिथ्या तत्व रहता है जो हेय है। कला की अनुकरण मूलकता की उद्भावना का श्रेय प्लेटो को दिया जाता है। वास्तव में प्लेटो का अनुकरण में मिथ्या तत्व का आरोप लगाकर कलागत सृजनशीलता की अवहेलना की। कला की अनुकरण मूलकता सिद्धांत का यह प्रमुख दोष है। कला के मूल्य के संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण उपयोगितावादी और नैतिकतावादी था। वह संगीत, चित्रकला और साहित्य तीनों पर विचार करता है। कहता है कि जब आप संगीत सुनते हैं तब क्या होता है, जब आप होमर को पढ़ते हैं तो क्या होता है, ग्रीक ट्रेजेडी देखते हैं तो ग्रीक युद्ध के बारे में पता चलता है। प्लेटो संगीत को बड़ा महत्व देते हैं। उनके अनुसार संगीत मानसिक शक्ति प्रदान करता है। उसने संगीत के संदर्भ में लिखा है, परंतु मनोरंजन का अर्थ हर किसी का मनोरंजन नहीं। सर्वोत्कृष्ट संगीत वह है जो सर्वोच्च शिक्षित व्यक्तियों को प्रसन्नता प्रदान करे और विशेषतः उस एक व्यक्ति को जो शिक्षा तथा गुणों में सर्व है। ठीक यही राय वह काव्य या साहित्य के बारे में भी देता है। प्लेटो कहता है कि कलाएं एक है, इसका विभाजन बकवास है कि एक गंभीर साहित्य कला है और दूसरी अगंभीर है। प्लेटो का विचार था कि अच्छाई और बुराई का संबंध अच्छे चरित्रों और उनके उचित कार्यों से होता है। अच्छी रचना वह है जिसमें सच्चाई के साथ चरित्र का वर्णन होता है। सुकरात की भी यही राय है। कला का काम सत्य का साक्षात्कार होना चाहिए। ऐसा जीवन जिसका परीक्षण न किया जा सके वह जीवन जीने योग्य नहीं है। प्लेटो के लिए प्रविधि का होना जरूरी है। उसे वह ज्यादा महत्व देता है। प्लेटो ने काव्य को कला का ही रूप माना है। उसके अनुसार वस्तु संबंधित 3 कलाएं होती है। एक वस्तु का उपयोग करने की कला, दूसरी उसके आविष्कार या निर्माण की कला और तीसरी उसके अनुकरण की कला।
अनुकृत कला सत्य से तिगुनी दूरी पर होती है। वास्तविक सत्य निर्माता की कल्पना में होता है। वस्तु निर्मित होने के बाद सत्य से दुगुनी दूरी पर हो जाती है। प्लेटो कविता और कला में वस्तु के साथ साथ उसके रूप को भी महत्वपूर्ण मानता है। काव्य सृजन का दैवीय प्रेरणा का सिद्धांत। प्लेटो के काव्य सिद्धांत का प्रमुख भाग दैवी प्रेरणा या ईश्वरीय उन्माद भी है। प्लेटो के पूर्व युग में काव्य रचना की प्रेरणा ईश्वरीय मानी जाती थी। कवि सामान्य मनुष्यों से कुछ विशिष्ट दैवी शक्ति संपन्न होता है। होमर जैसे महाकवि को यह दैवी प्रेरणा प्राप्त थी। प्लेटो पूर्व काल की यह मान्यता प्लेटो और अरस्तु दोनों के द्वारा स्वीकार की गई है। प्लेटो के अनुसार महत्वपूर्ण घटनाओं के पीछे दैवी प्रेरणा काम करती है। कवि और कलाकार इसी दैवी प्रेरणा से वशीभूत होकर काव्य रचना और कला की सृष्टि करता है। प्लेटो के अनुसार काव्य की रचना के पीछे कलात्मक प्रेरणा न होकर दैवी प्रेरणा अर्थात ईश्वरीय उन्माद होता है। उसके लिए कवि संप्रेषण का माध्यम वर है, क्योंकि वह दैवी शक्तियों से अभिभूत मन स्थिति में वह उन्हीं की वाणी का उच्चारण करता है। ईश्वर इन कवियों का उपयोग सिद्ध पुरुषों या धार्मिक उपदेशकों की तरह करता है, जैसे वे उसके दूत हों। वह इस तरह काव्य को मानव कृति की जगह ईश्वरीय कृतित्व मानता है। प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत। प्लेटो के काव्य सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण उसका अनुकरण का सिद्धांत है। प्लेटो के लिए अनुकरण वह प्रक्रिया है जो वस्तुओं को उसके यथार्थ रूप में नहीं अपितु आदर्श रूप में प्रस्तुत करती है। उसके अनुसार वस्तु के 3 रूप होते हैं, 1 आदर्श, 2 वास्तविक, 3 अनुकृति। वह अनुकरण के 2 पक्ष मानता है। पहला वह तत्व जिसका अनुकरण किया जाता है और दूसरा अनुकरण का स्वरूप। यदि अनुकरण का तत्व मंगलकारी है तो उसे पूर्ण एवं उत्तम मानता है, परंतु यदि अमंगलकारी है तो अपूर्ण एवं अधूरा मानता है। एक दार्शनिक के रूप में प्लेटो आदर्शवादी था। चूंकि कलाकार किसी ना किसी वस्तु का चित्रण करता है, इसलिए उसके द्वारा चित्रित वस्तु गोचर का अनुकरण है। प्लेटो के अनुसार कवि या कलाकार जिसका चित्रण करता है उसे उसका वास्तविक पूर्ण ज्ञान हो यह जरूरी नहीं है। जैसे जब वह योद्धाओं, शस्त्रों, डॉक्टर, योगी और साधु पुरुषों का चित्रण अपनी रचना में करता है, वह उन विद्याओं और गुणों को धारण करता हो या उसमें पारंगत हो जरूरी नहीं है। वे वास्तविक ज्ञान नहीं रखते अपितु उनसे प्रभावित होते हैं, इसलिए उसका चित्रण काल्पनिक और बाह्य रूपात्मक है। यदि उन्हें वास्तविक ज्ञान होता तथा उनके कार्यों को वह स्वयं करता तो कवि उसका बाह्य चित्रण नहीं करता, अपितु उन कर्मों को स्वयं करता और उन गुणों को प्रदर्शित करता। वह महान कवि की जगह महान व्यक्ति बनता। प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत के अनुसार प्रत्यय या विचार अर्थात आइडिया ही चरम सत्य है। वह शाश्वत
और अखंड है तथा ईश्वर उसका सर्जक अर्थात कैरेटर है। इसके अनुसार यह वस्तु जगत प्रत्यय जगत का अनुकरण है तथा कला जगत वस्तु जगत का। इस प्रकार कला जगत अनुकरण का अनुकरण है। इसे दूसरे शब्दों में समझे तो प्लेटो काव्य को जीवन का अनुकरण मानते हैं। उन्होंने इस क्रिया को मिमेसिस कहा है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद इमिटेशन अर्थात अनुकरण होता है। प्लेटो की स्पष्ट धारणा है कि काव्य सत्य से दूर होता है, क्योंकि वह कविता को अज्ञान से उत्पन्न मानता है। उन्होंने अनुकरण का प्रयोग दो संदर्भों में किया है। एक, विचार जगत और गोचर जगत के बीच संबंध की व्याख्या के लिए। दो, वास्तविक जगत और कला के बीच संबंध निरूपण के लिए। प्लेटो मूलतः प्रत्ययवादी दार्शनिक थे। उनका प्रत्ययवाद कला और काव्य को गहनता से समझने का तार्किक आधार प्रदान करता है। इसके अनुसार प्रत्यय अर्थात विचार ही परम सत्य है। वह एक अखंड नित्य है और परमेश्वर ही उसका रचयिता है। यह दृश्यमान जगत उस परम सत्य या विचार का ही अनुकरण है, क्योंकि कलाकार किसी वस्तु को ही अपनी कल्पना शक्ति द्वारा निर्मित कर पाता है, इसलिए वह अनुकरण का अनुकरण कर पाता है। इस दृष्टि से कला तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान प्रत्यय विचार या ईश्वर का, दूसरा आभास प्रतिबिंब या वस्तु जगत का, तीसरा वस्तु जगत का अनुकरण या काव्य की कलाकृति का है। प्लेटो का मत है कि कवि जिस वस्तु का अनुकरण करता है उसकी प्रकृति से परिचित नहीं होता है। संसार में प्रत्येक वस्तु का एक नित्य रूप होता है जो प्रत्यय या विचार धारणा में ही रहता है। यह रूप ईश्वर निर्मित हुआ करता है। प्रत्यय अर्थात विचार में वर्तमान उसी रूप के आधार पर किसी वस्तु का निर्माण हुआ करता है। प्लेटो ने अपने इस सिद्धांत को समझाने के लिए पलंग का उदाहरण दिया है। उनका कहना है कि यथार्थ पलंग वह है जिसका रूप हमारे प्रत्यय या विचार में है और इसी रूप का निर्माण ईश्वर ने किया है। उस विचार में मौजूद रूप के आधार पर बढ़ई लकड़ी से पलंग का निर्माण करता है और बढ़ई द्वारा बनाए गए पलंग का चित्र कवि या कलाकार बनाता है। इस प्रकार तीन पलंग हुए। प्रथम, जिसका निर्माण ईश्वर या विचार में है। दूसरा, जिसका निर्माण बढ़ई लकड़ी से करता है। तीसरा, वह जिसका निर्माण कलाकार या चित्रकार या कवि करता है। प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत के अनुसार अनुकृति एक नाटक या क्रीड़ा है। नाटक में अभिनेता वास्तविक चरित्र का अनुकरण नहीं करता, क्योंकि उसने उसे कभी देखा ही नहीं। वह तो नाटककार की कल्पना से निर्मित चरित्र का अनुकरण करता है, जिसे नाटककार ने स्वयं कभी देखा नहीं। इस प्रकार अनुकरणात्मक कलाएं सत्य और वास्तविकता से परे होती है। उनका गंभीर महत्व नहीं है। प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का सार इस प्रकार है। ईश्वर द्वारा रचित प्रत्यय जगत ही सत्य है। वस्तु जगत प्रत्यय जगत की अनुकृति या छाया होने के कारण मिथ्या या असत्य है। कला जगत वस्तु जगत की छाया या अनुकृति होने के कारण और भी मिथ्या है, क्योंकि वह अनुकृति की अनुकृति है। इसलिए प्लेटो कहता है कि आदर्श ग्रहण तंत्र में कवियों का कोई स्थान नहीं है। उसमें
दार्शनिकों और विचारकों को स्थान मिलना चाहिए, गणितज्ञों को सम्मान मिलना चाहिए, संगीत का आदर होना चाहिए, जबकि प्लेटो स्वयं भी एक कवि था। प्लेटो के काव्य दर्शन का प्रमुख अंग उसका अनुकरण सिद्धांत ही है। प्लेटो का काव्य सत्य संबंधित मत। प्लेटो के अनुसार काव्य का प्रभाव अशुभ होता है। काव्य वासनाओं को जागृत करके पाठकों और श्रोताओं के विवेक को कुंठित कर देता है। यही नहीं, उसमें देवताओं का जो चित्रण किया जाता है वह असत्य और अनुचित होता है। होमर के काव्यों में इलियड और ओडेसी में देवताओं को क्रूर, लोभी, ईर्ष्यालु और प्रतिरोधी भी दिखाया गया है। इसी प्रकार वीरों का चरित्र भी उदात्त और प्रेरक न चित्रित करके दुर्बल और दोषपूर्ण चित्रित है। ऐसे में महाकाव्यों की उपादेयता क्या हो सकती है? प्लेटो के अनुसार कविता शोक, क्रोध की वासनाओं को उभारती एवं उत्तेजित करती है, न कि उसका शमन करती है। वह मधुर शब्दावली और लयात्मक भाषा के माध्यम से मनुष्यों को उद्दंड, असंयमी, कामी, क्रोधी और झगड़ालू बनाती है, जो सभी राज्य व्यवस्था के लिए हानिकारक है। उसके अनुसार कवि का वर्णन सत्य की जगह काल्पनिक, अतिरंजित, भावुक और असत्य होता है, जो समाज को गलत दिशा में ले जाता है। प्लेटो उन कविताओं को महत्व देता है जो आनंद प्रदान करने के साथ साथ लोगों में संयम, सद्भाव, नैतिकता और सदाचार का संचार करे। कहने का तात्पर्य, कविता का उद्देश्य लोगों की आत्मा में संयम और न्यायप्रियता, कर्तव्य निष्ठा एवं सद्भावना के संस्कार डालना तथा अन्याय, असंयम, दुराचार और अपराध की प्रवृत्तियों को दूर करने वाला होना चाहिए। प्लेटो ने काव्य का विरोध 4 दृष्टियों से किया है। एक, नैतिक दृष्टि से। चूंकि काव्य अनुकरण का अनुकरण है, इसलिए इसका आधार असत्य पर आधारित है। प्लेटो मानते हैं कि काव्य में नैतिक बोध धारण करने की क्षमता नहीं होती। 2, भावात्मक। चूंकि काव्य में चित्रित पात्र अवास्तविक होते हैं, परंतु पाठक उन्हें वास्तविक मानकर उनके जैसे आचरण करने लगते हैं, जैसे स्त्री पात्र करने वाला व्यावहारिक जीवन में भी स्त्रैण हो जाता है। 3, बौद्धिकता। प्लेटो के अनुसार कवियों को सत्य का बोध नहीं होता है। उनके काव्य में मूर्त जगत का कोई बौद्धिक या तार्किक आधार नहीं होता है। 4, शुद्ध उपयोगितावादी। काव्य की समाज और नागरिकों के चरित्र निर्माण में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती, इसलिए वह अनुपयोगी है। प्लेटो ने काव्य के 3 प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं। 1, अनुकरणात्मक, 2, वर्णनात्मक, 3, मिश्र। वह प्रगीत के 3 अंग मानता है: शब्द, माधुर्य तथा लय। त्रासदी के संबंध में प्लेटो के विचार। प्लेटो को केवल बौद्धिक आनंद ही स्वीकार था, इंद्रिय आनंद नहीं। अतः काव्यजन्य आनंद जिसका संबंध इंद्रियों से है, उसे मान्य न था। त्रासदी के संबंध में प्लेटो का मत था कि ट्रेजेडी का कवि हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है, उसका पोषण करता है और उन्हें पुष्ट करता है। जब साहित्य में आनंद को प्रमुख तत्व नहीं मानता था, उसके लिए बुद्धि का आनंद ही एकमात्र ग्राह्य आनंद था, जिसमें इंद्रियता का कालुष्य न हो। दुखांतक नाटकों में कलह, हत्या, विलाप आदि
तथा नाटकों में विद्रूपता, अभद्रता, मस्खरापन आदि देखने सुनने में दृष्टा श्रोता के मन में निष्कृष्ट भाव उत्पन्न होता है। कोई व्यक्ति दुखांतक और सुखांतक दोनों में अभिनय और सफलता प्राप्त करे, यह संभव नहीं, क्योंकि दोनों में सर्वथा भिन्न प्रकार के अभिनय अपेक्षित है। किसी व्यक्ति की प्राकृतिक विशेषता किसी एक ही प्रकार के अभिनय के अनुकूल ही हो सकती है। प्लेटो के काव्य सिद्धांत की भले ही सीमाएं हों, लेकिन उसने काव्य संबंधित जो परंपरा प्रारंभ की वह काफी आगे बढ़ी। इसलिए पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्लेटो के काव्य विवेचन की महत्वपूर्ण भूमिका है।